हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी से पति को मिली ऐसी सज़ा कि वो न शिकायत कर पाए न मर पाए। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ शाम 4 बजे। सुबह सुबह तड़के 4 बजे के लगभग पर निर्मला जी शांत हो गई। उनकी सांसें रुक गई। निर्मला जी का जीता जागता शरीर जो 2 पल पहले सांस लेता शरीर था, वह एकदम से निष्प्राण हो गया। उनके पति रघु जी, जो उनके बगल में ही सोए थे, अपने सामने ही अपनी पत्नी को शांत, निष्प्राण, बेजान होते हुए देखे। सुबह 4 बजे अचानक से निर्मला जी को खांसी उठी। वह उठी और उठ के अपने पलंग के बगल के लगे टेबल से उठकर पानी पी। और पानी पीने के थोड़ा देर बाद उनको ऐसा लगा जैसे उनकी सांस रुक रही है। वह एकदम से सांस ही नहीं ले पा रही है। निर्मला जी खुद को संभाल ही नहीं पाई। उनके बगल में रघु जी, जो अपनी पत्नी को खांसते हुए उठते देखे, उनको पानी पीते देखे थे, उन्हें लगा था कि नॉर्मल है, सहज है, ठीक हो जाएगा। वह अचानक से अपनी पत्नी को सांस लेने के लिए तड़पते देखे, बेदम होते देखे और उनके सामने ही तुरंत शांत होते देखे। निर्मला जी ने किसी को एक पल का समय भी नहीं दिया। रघु जी अपने पड़ोस के कमरों में सोए अपने बच्चों और बाकी परिवार को आवाज़ भी नहीं दे पाए और उनकी पत्नी निर्मला जी इस दुनिया से चली गई। उसी समय सुबह सुबह सारे रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दिया गया। 11 बजे सुबह उनका अंतिम यात्रा निकलनी थी। जब 11 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई तो सबने देखा रघु जी बहुत बेबस थे, बहुत लाचार, बहुत असहाय। खैर, होने को कौन टाल सकता है। जाने वाले के साथ जीता इंसान मरता तो नहीं। किसी तरह रघु जी और बाकी परिवार वाले बाकी रिश्तेदारों के साथ जाकर निर्मला जी की क्रियाकर्म पूरी की। दूसरे दिन सुबह जब रघु जी सुबह सोकर उठे तो उनकी रोज की दिनचर्या की तरह उन्हें चाय पीने की आदत थी। रघु जी घर के बाहर बने एक छोटे से पोर्च में लगे कुर्सी में बैठे थे। वहाँ लगी 2 कुर्सी थी। एक कुर्सी में रघु जी बैठे थे और दूसरी कुर्सी खाली थी। वो खाली कुर्सी याद दिला रही थी कि निर्मला जी अब नहीं है और कुर्सी हमेशा खाली ही रहेगी। खैर, रोज की भांति उनकी बहू ने एक कप चाय लाकर अपने ससुर रघु जी के सामने रखी और चली गई। रघु जी चाय उठाकर पीते रहे। घर रिश्तेदारों से भरा था। घर के रिश्तेदार, पड़ोसी जो भी आज रघु जी को चाय पीते देख रहे थे, उनके मन में एक टीस उठ रही थी, क्योंकि हर इंसान, रिश्तेदार, रघु जी और निर्मला जी को सुबह सुबह साथ साथ बैठते देखते थे। सुबह के समय और शाम के 4 बजे के समय, दिन में 2 समय ऐसा था जब वह दोनों पति पत्नी साथ बैठते थे और चाय की चुस्कियां लिया करते। सबसे खास बात यह था कि सब लोगों के बीच में चर्चा का विषय भी था कि दोनों पति पत्नी चाय तो साथ पीते थे, लेकिन चाय का प्याला, चाय का कप एक ही होता था और एक ही चाय के कप से दोनों पति पत्नी चाय पीते थे। पूरे मोहल्ले में, पूरे रिश्तेदारों में बहुत चर्चा थी निर्मला और रघु जी का। उनके रिश्ते में कितना प्यार है, कितना तड़प है। निर्मला जी और रघु जी, उन दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय, शांतिपूर्ण और प्यार भरा रहा था। जो भी देखा उनके रिश्ते को बस कायल हो जाता। ऐसा रिश्ता आज के ज़माने में कहाँ होता है। खैर, निर्मला जी चली तो गई, लेकिन उनके पीछे हर दिन जो कोई भी हो, हर कोई निर्मला जी को ज़रूर याद कर रहा था। सबसे ज़्यादा रघु जी अपनी पत्नी को याद कर रहे थे। उन्हें बहुत खालीपन लग रहा था। निर्मला जी के होने से उनको कितना एहसास होता था यह तो पता नहीं, लेकिन उनके ना होने से उनको बहुत कमी महसूस हो रहा था। उनको बहुत फ़र्क लग रहा था। निर्मला जी के जाने के 11 दिन हो गए। निर्मला जी के जाने के 11 दिन हो गए थे। अगले दिन 12वां दिन था। उनके लिए भोज का आयोजन किया गया था। निर्मला जी की बहू अपनी पड़ोस की ही निर्मला जी की सहेली रही से बात कर रही थी। उनकी सहेली भी अपनी दोस्त निर्मला जी को याद कर रही थी और उससे भी ज़्यादा कह रही थी कि रघु जी तो बहुत अकेले पड़ गए। पता नहीं कैसे रहेंगे, आगे का जीवन कैसे जी पाएंगे। उनका तो अकेले कुछ भी नहीं बचा था। जो कुछ था निर्मला जी और रघु जी का साथ में था। चाय भी पीते थे एक ही कप से, खाना भी खाते तो एक ही थाली होता। डॉक्टर के पास जाना होता तो रघु जी और निर्मला जी साथ जाते, कहीं से आना होता तो साथ आते। पता नहीं कैसे उनका जीवन कटेगा। बेचारे रघु जी को निर्मला जी से बहुत प्रेम था। सबसे बड़ी खास बात थी कि दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होते थे, एक छोटी सी नोक झोंक भी नहीं होती थी। ऐसा रिश्ता तो हमने आज तक कहीं नहीं देखा। निर्मला जी की बहू ने बोला कि ऐसा रिश्ता हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम सबके पास अपना दिमाग है और हम सब अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं। लेकिन मेरी सास निर्मला जी के साथ ऐसा नहीं था। अगर मेरे ससुर रघु जी दिन को रात और रात को दिन बोल दे तो मेरी सास भी दिन को रात और रात को दिन ही बोलती। उनको यह नहीं था कि यह सही है कि यह दिन नहीं या रात है। उनके पति ने बोला है कि यह दिन नहीं रात है तो यह रात ही सही।
सासू जी का इस तरह की आंख बंद करके बोलना हम तो नहीं कर सकते। यह चीज़ सासू जी करती थी और शायद इसलिए ही इतना अच्छा रिश्ता उनके बीच में था। खैर अगले दिन 12वां था। निर्मला जी के लिए भोज का आयोजन किया गया था। शाम तक होते होते आधे रिश्तेदार चले गए और आधे रिश्तेदार जो बचे थे वह उसके अगले सुबह तक निकल गए। पूरा घर खाली हो गया। जो रघु जी 4 लोगों के साथ घिरे रहते थे, उन सब के साथ बैठे होते थे, वह अब अकेले हो गए थे। उनके पास अब खुद के लिए भी और अपनी पत्नी को याद करने के लिए ज़्यादा समय था। 12वां होने के 2 दिन बाद रघु जी अपने कमरे के अलमारी खोल कर कुछ ढूंढ रहे थे और उन्हें अपनी पत्नी का डायरी मिल गया। उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नी निर्मला जी डायरी लिखती है, लेकिन जब उनकी पत्नी का डायरी मिला तो वह बड़ा अचंभित हुए। इतनी बड़ी बात मैं कैसे नहीं जानता। मेरी निर्मला डायरी लिखती थी? कब लिखती थी? मैंने तो कभी नहीं देखा। खैर डायरी लेकर वह बैठ गए पढ़ने के लिए। उसमें उन्होंने निर्मला का जीवन का शादी से शुरुआती पल से लेकर शादी के बाद तक का पल में कुछ बातों का जिक्र था और जैसे जैसे वह सच्चाई और हकीकत पढ़ते जाते उनकी आंखें चौड़ी होती जाती। उनका चेहरा हैरान परेशान और भावभंगिमा हैरत से बनता बिगड़ता जाता। निर्मला जी अपनी डायरी में लिखी थी कि शादी से पहले उनका घर कितना रूढ़िवादी परिवार था। माँ और अपनी दादी को उन्होंने कभी भी दादा और पिता के सामने बोलते नहीं देखा। घर के सारे बड़े से बड़े छोड़ो छोटे से छोटे फैसला घर के दादा और उनके पिता ही किया करते थे। उनकी माँ और दादी के मुंह से चू नहीं निकलते देखा। कभी यह भी चाह करते नहीं देखी कि उन्हें यह पसंद है या पसंद नहीं है। यहाँ तक कि साड़ी, घर के बर्तन या घर में क्या खाना बनेगा वह भी उनके पिता की पसंद का हुआ करता था। जब निर्मला जी बड़ी हुई और उन्होंने इस बात पर कभी कभी अपनी गुस्सा अपनी माँ के सामने जाहिर करती, क्या माँ तुम्हारी तो अपनी कोई पसंद ही नहीं है, तुम तो अपनी पसंद का खाना भी नहीं खाती हो, अपनी पसंद का सब्जी भी नहीं बना पाती, ऐसे थोड़े होता है। और निर्मला जी की माँ मुस्कुरा के कहती, बेटा जिस घर में तुम इतना प्यार से, इतना लगन से, इतना समय देकर तुम खाना बनाओ और तुम्हारा परिवार खाना ही नहीं खाए तो उस खाने का क्या मतलब, बताओ। मेरा मन करेगा क्या, इसलिए मैं वही खाना बनाती हूँ जो तुम्हारे पिता को पसंद है। उनको खाते देखती हूँ, उनके चेहरे पर आए संतुष्टि को देखती हूँ, उसी से मेरा मन भर जाता है। बाकी तो खाना खाकर सिर्फ शरीर का पेट भरता है, लेकिन मेरे पति के चेहरे पर आई संतुष्टि देखकर मेरा मन भरता है। उनकी बड़ी बड़ी बातें निर्मला जी को समझ में नहीं आती थी और कभी कभी तुनक के कहती, मैं अपनी शादी के बाद ऐसा नहीं करूँगी, मेरा जो मन होगा मैं वह खाऊंगी, पहनूंगी, घूमूंगी, फिरूंगी, मैं अपने पति के लिए अपना शौक इच्छा नहीं छोड़ूंगी। उनकी माँ हंस दिया करती, हाँ करना। खैर कुछ समय निकला और निर्मला जी की शादी रघु जी से हुई। जो जीवन अपनी माँ के जीवन को देखकर हमेशा नाराज होने वाली निर्मला जब अपने पति को देखी तो उन्हें अपने पति और अपने पिता में कोई अंतर नहीं दिखा। हमेशा लड़कियां कहती कि उन्हें अपने पति में अपने पिता की छवि देखना है, लेकिन निर्मला जी कभी नहीं चाहती थी कि उनके पति उनके पिता जैसे हो। लेकिन उसके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हुआ। उसका पति भी उसके पिता जैसा ही निकला। हर बात पर चाहता था कि निर्मला हर बात पर सर हिलाकर उसकी बात सुने। शादी के शुरू दिनों में निर्मला जी अपनी बात, अपनी पसंद की या नाराज़गी, चाहे जो भी हो, दबे शब्दों में ही सही व्यक्त करती। लेकिन रघु जी थोड़ा कठोर लहजे में या चेहरे पर आए गुस्से के भाव से या किसी भी तरह के अंदाज से जाहिर या दिखा देते कि उन्हें अपनी पत्नी की नापसंद, नाराज़गी या इनकार करना उन्हें पसंद नहीं। धीरे धीरे निर्मला जी को लगा कि जीवन में प्रेम हो या ना हो, लेकिन जीवन में सुख शांति जरूर होना चाहिए। और यही सोचकर उन्होंने धीरे धीरे अपनी पसंद अपनी पति रघु जी की पसंद के हिसाब से ही बनाना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी डायरी में जिक्र की थी कि शादी के सबसे पहले जब रघु जी के साथ वह साड़ी खरीदने दुकान गई थी, तब एक साड़ी उन्हें बहुत पसंद आई थी। पूरी साड़ी तो नॉर्मल कपड़े की थी, लेकिन आंचल उसका नेट का था। नेट का काम उसका बहुत सुंदर था। मुझे साड़ी पहली नज़र में ही देखकर बहुत पसंद आ गई थी और मैं उसे ही लेना चाहती थी। लेकिन रघु जी उस साड़ी को नहीं लेना चाहते थे और ना उसे पसंद कर रहे थे। साड़ी को नहीं लेने और नापसंद करने का बस एक ही जवाब था कि वह साड़ी का आंचल नेट का था। जब निर्मला जी अपने पति को बताई कि वह साड़ी उन्हें कितना पसंद है, तो रघु जी ने यह कहकर साड़ी लेने से मना कर दिया कि इसका आंचल तो नेट का है। जब इसे तुम सर पर पल्लू लेगी तो पल्लू लेना और ना लेने का क्या मतलब रह जाएगा। नेट से तो पूरा चेहरा तुम्हारा वैसे ही खुला दिखेगा, तो फिर तुम पल्लू कैसे लोगी।
यह कहकर उन्होंने साड़ी को लेने से मना कर दिया कि यह मुझे पसंद नहीं। रघु जी जब तक दूसरी साड़ी पसंद करते रहीं, निर्मला जी की नज़र बस वह नेट की आंचल वाली साड़ी पर टिकी रही। रघु जी ने उस बात से अपना कोई सरोकार नहीं रखे। उन्होंने निर्मला जी के लिए अपनी पसंद की साड़ी खरीदी। यह भी नहीं देखा कि निर्मला को पसंद है या नहीं है। एक तरह से कहे तो शायद निर्मला जी के मन पर ठोक दिया कि यह साड़ी ही तुम्हें पहनना है। उस दिन के बाद से उन्होंने अपना हाँ या ना सब कुछ रघु जी पर ही छोड़ दी। अगर वह कहे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। निर्मला जी डायरी में अपने जीवन के लगभग सारे पलों को लिखी थी। घरों में खरीदे जाने वाले साड़ी से लेकर भाजी तक का जिक्र था। अपने होने वाले बच्चों का जिक्र था। बच्चों को किस स्कूल में एडमिशन लेना है, उनके लिए शादी के लिए कौन सा घर चुनना है, कैसी लड़की दिखनी है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, इन सब के फैसले को रघु जी ही लिए थे। यह सब फैसले को लेने का हक, सिर्फ अपने तक रखने का अधिकार का उनका तानाशाह होने का जिक्र उनकी पत्नी ने अपनी डायरी में किया था। एक जगह निर्मला जी जिक्र की कि मेरी ज़िंदगी मेरे पति से है, उनसे मेरा परिवार है, उनसे मेरा घर है, उनसे मेरे बच्चे हैं, उनसे मेरे जीवन में सुख है, उनसे मेरे जीवन में शांति है, लेकिन उनसे मेरे जीवन में प्रेम नहीं है। मैं नहीं जानती कि प्रेम कैसा होता है। प्रेम अगर जीवन में होता है तो उनको कैसे बयान करते हैं या उसका एहसास कैसा होता है, उसका सुख कैसा होता है। लेकिन जो भी है, मैं एक बात कह सकती हूँ कि मुझे अपने पति से प्रेम नहीं है। उन्होंने मुझ पर राज किया, मेरे घर पर राज किया, मेरे बच्चों पर राज किया, मेरे शरीर पर राज किया, लेकिन मेरे मन पर कभी राज नहीं कर पाए। और यह राज इसलिए वह नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी पत्नी उनसे प्रेम करती ही नहीं है। अगर उन्हें यह पता चल जाता कि उनकी पत्नी उनसे प्रेम नहीं करती तो शायद वह यहाँ भी अपना शासन करते। मेरे मन में प्रेम का बीज वह बो सकते या नहीं बो सकते, लेकिन मेरे मुंह से जरूर कहलाते कि हाँ बोल कि तुम्हें मुझसे प्रेम है। यह पढ़कर रघु जी का मन टूट गया। उस दिन उन्हें अपनी पत्नी पर गुस्सा आया। अपनी पत्नी के जाने का जहाँ इतने दिन से उन्हें गम हो रहा था, आज उन्हें अपनी पत्नी के जाने पर गुस्सा हो रहा था और मन ही मन कह रहे थे अच्छा हुआ चली गई। 4 दिन बाद जब उनका गुस्सा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शांत होने लगा तो उनकी पत्नी की बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। हाँ, इतने दिन के जीवन में उन्होंने अपनी पत्नी पर हमेशा राज ही तो किया था, शासन ही तो किया था। उन्होंने ही तो कहा था कि तुम्हें यह साड़ी पहननी है, तुम्हें मेरे साथ यहाँ चलना है, तुम्हें मेरे साथ यहाँ आना है, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, सबका फैसला उन्होंने ही तो किया था। उनकी पत्नी ने कहाँ कभी कुछ बोली थी कि मुझे यह चाहिए या मेरा मन नहीं है या मैं यह नहीं चाहती। कहाँ उन्होंने ऐसा कहा था? कहाँ उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा था कि निर्मला तेरा मन क्या है, तेरा दिल क्या है, तेरी आत्मा क्या है? मैं कहाँ पूछा था? जब सब लोगों की बातें सुनकर वह आज तक खुश हो रहे थे, अपने सफल रिश्तों को लेकर खुश होते थे कि देखो पति पत्नी का रिश्ता हो तो रघु जी और निर्मला जी जैसा हो। आज उन्हें अपना रिश्ता बहुत खोखला लग रहा था। सब लोगों के सामने वह बहुत महान थे, लेकिन उनका रिश्ता कितना खोखला था, कितना खोखला। आज हकीकत उनके सामने आई तो यह सच्चाई और ये रिश्ते का आधार ही धराशायी हो गया। आज उन्हें खुद से शिकायत थी कि काश एक बार मुझे पता तो होता कि उसकी पत्नी के मन में क्या है। उन्हें यह सुख था कि उन्होंने अपना घर बहुत अच्छे से चलाया, उनका पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छे से रहा, उन्होंने अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखा, बहुत कद्र की। आज उन्हें खुद पर गुस्सा था, नाराज़गी थी, क्या कहे। लेकिन आज वह इस समय इस जगह पर थे जहाँ वह अपनी पत्नी से ना शिकायत कर सकते थे और ना उससे गुस्सा जाहिर कर सकते थे और ना ही अपनी नाराज़गी जता सकते थे। जिससे नाराज़गी जताना था या जिसे बोलना था या जिसका मन जीतना था, वह तो चली गई थी। कहते तो कहते किसे। रघु जी का पूरा जीवन सुख शांति से जरूर निकला, लेकिन आज उनका मन बहुत बेचैन था और यह बेचैनी उन्हें पता था कि उन्हें पूरा जीवन काटना है। आज वह न शिकायत कर सकते थे, बस वह घुट सकते थे और यह घुटन उनके जीवन में था, उनकी आखिरी सांस तक उन्हें यह जीवन घुट घुट के बस काटना था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।